करेंगे क्लास 12 का अकाउंट्स का हमारा चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। चैप्टर 3 है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखिए इश्यू ऑफ डिबेंचर हमने पढ़ा, डिबेंचर्स को इश्यू करने का। अब है उसका रिडम्पशन कि भाई जिनसे पैसे लिए हैं उनको पैसे वापस भी तो करने हैं। तो अब हम देखेंगे कि उनको वापस करने के क्या तरीके हैं, कैसी प्रोसेस है, किस तरह से उनका पैसा लौटाया जाता है। तो सबसे पहले अगर मीनिंग की बात करें तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या है कि जिन ऋण पत्र धारियों ने या जिन व्यक्तियों ने ऋण पत्र के थ्रू कंपनी में पैसा लगा रखा है या कंपनी को पैसे दे रखे हैं, उनका पैसा लौटाने की प्रोसेस को ही हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहते हैं। यानी जब कंपनी अपने ऋण पत्र धारियों का उनका पैसा वापस लौटाती है तो उसको कहते हैं ऋण पत्रों का शोधन। अब ऋण पत्रों का शोधन कब होगा, इसका डिसीजन तभी हो जाता है जब कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू करती है। यानी कि जब कंपनी इशू करती है उसी टाइम पर उसमें जो इशू लेटर होता है उसी में सब कुछ डिसाइड होता है, उसमें सब कुछ निर्धारित किया जाता है कि इन डिबेंचर्स से ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, इनका रिडम्पशन कब किया जाएगा, यानी कितने साल के बाद इनका पैसा लौटाया जाएगा, और जो है रिडम्पशन होगा वो किसके ऊपर होगा, उनके ऊपर डिस्काउंट के ऊपर रिडम्पशन होगा, प्रीमियम के ऊपर रिडम्पशन होगा, या एट पार के ऊपर इनका पैसा लौटाया जाएगा। तो सारी चीजें इशू के टाइम पर ही क्लियर हो जाती हैं। तो इशू के टाइम पर ही रिडम्पशन के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाता है। तो ऋण पत्र धारी को, एक डिबेंचर होल्डर को इशू के टाइम पर ही पता होता है कि उसको ये पैसा कब वापस मिलेगा कंपनी की तरफ से और किस कंडीशन पर मिलेगा, यानी कि प्रीमियम पर मिलेगा या डिस्काउंट पर वापस मिलेगा। तो ये तो हो गई मीनिंग की बात। अब है हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन, यानी कि रिडम्पशन करने के लिए, ऋण पत्र धारियों का पैसा लौटाने के लिए कंपनी के पास सोर्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ साधन होने चाहिए जहां से उसके पास पैसे आए और वो उनका पैसा लौटा सके। तो वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, यानी कि कंपनी के पास जो 3 सोर्सेज हैं जिनके थ्रू कंपनी जो है उनका पैसा लौटा सकती है। फर्स्ट है फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, यानी कि कंपनी क्या करती है कि उसके जितने भी शेयर्स हैं या डिवेंचर्स हैं, कंपनी क्या करती है कि उनका उसके जितने भी डिवेंचर्स हैं जिसका उसको रिडम्पशन करना है और उसके पास इतने पैसे हैं नहीं, तो कंपनी क्या करती है कि नए शेयर इशू कर देती है या नए डिवेंचर इशू कर देती है, जिससे उसको जो पैसे मिलते हैं उनसे पुराने वालों का पैसा लौटा देती है। देखिए आप एक एग्जांपल से समझाते हैं। ये सी है, ठीक है, कोई कंपनी है, ये सी है, इसने जो है ए से पैसे ले रखे थे, ए से इसने पैसे ले रखे थे, यानी कि डिवेंचर्स के थ्रू इसने ए से पैसे ले रखे थे। ए क्या है, सी का डिवेंचर होल्डर है। अब 5 साल के बाद सी ने पैसे वापस लौटाने हैं ए को, लेकिन सी के पास पैसे है नहीं, तो सी क्या करेगा, सी डी को पकड़ेगा, ठीक है, और डी को वो डिबेंचर इशू कर देगा, नए डिबेंचर्स या नए शेयर्स, ठीक है। इसको इशू किया, इसने खरीद लिए और इसने इसको पैसे दिए, डिबेंचर्स या शेयर जो भी खरीदे हैं, तो डी ने क्या किया होगा, पैसे दिए होंगे सी को। जब डी ने सी को पैसे दिए तो सी के पास पैसे आए और सी ने वो पैसे ए को लौटा दिए, ठीक है। इनके सेम कंडीशन, सी तो बीच में ऐसे ही है, इधर से लेके इसको दे दिया, ठीक है, जब इसको देना होगा तब कहीं भी किसी बी से ले लेगा, इनकी सेम पोजीशन में बैठा रहेगा, इधर से उधर करता रहेगा। तो ये है फर्स्ट कंडीशन कि अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है, लाभ नहीं है, इनकम नहीं है, तो वो नए शेयर्स या नए डिबेंचर इशू कर देगा, वहां से जो पैसे आएंगे उससे पुराने वालों का रिडम्पशन कर देगा। सेकंड कंडीशन है आउट ऑफ कैपिटल। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि कंपनी नए शेयर्स के थ्रू पैसा ना ले, क्योंकि ये भी सिरदर्दी तो वही हुई ना, अभी तक सी को ए की टेंशन थी, अब सी को डी की टेंशन हो जाएगी कि इसका पैसा लौटाना है, इसका पैसा लौटाना है। तो वो इस कंडीशन से बचने के लिए सी क्या करता है कि उसके पास जो भी उसकी पूंजी है, उसने जो भी कमा रखा है एसेट्स के थ्रू, ठीक है, वो अपनी एसेट्स, अपनी पूंजी को बेच देगा, ठीक है, अपनी पूंजी में से उसकी भरपाई कर देगा। तो आउट ऑफ कैपिटल, अपनी पूंजी में से जो भी उसके पास है उसको बेच दे या कुछ भी करे उसका, अपनी पूंजी में से, या फिर उनको संपत्तियां ही दे दे। किसी के पास पैसे नहीं है तो हम दे देते हैं ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ये जमीन है, ये ले लो, तो वो पूंजी में से उनका कर देता है, शोधन कर देता है। लेकिन कभी भी किसी भी कंडीशन में ये नहीं हो सकता है कि कंपनी ने सारा का सारा रिडम्पशन पूंजी में से किया।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेबी जो कि कंट्रोल रखता है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिससे भी जो कि कंपनीज के ऊपर कंट्रोल रखता है, शेयर मार्केट के ऊपर कंट्रोल रखता है, वो संस्था ने क्या कह रखा है कि हर एक कंपनी जिसने डिबेंचर्स के थ्रू पैसे इकट्ठे किए हैं उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वह 25% का DRR बनाए। DRR क्या हो गया? DRR होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है DRR, यानी कि डिबेंचर्स को रिडम करने के लिए एक रिजर्व बना लो, क्योंकि भाई कंपनी मान लीजिए दिवालिया हो जाएगी, 4 साल के बाद दिवालिया हो गई, तो जिन लोगों ने उस कंपनी में पैसे लगा रखे थे वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, कंपनी तो कहती है मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसलिए जो सेबी है वो कहती है कि आप कम से कम 25% का DRR बनाइए कि जिन व्यक्तियों का पैसा डूब जाएगा, जो कंपनी दिवालिया हो जाएगी, तो उस कंपनी में जितने लोगों ने पैसा लगाया है उनको कम से कम 25% तो मिलेगा अपने पैसे का। इसलिए ये होता है DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो कि जो उसको डिबेंचर्स रिडम करने हैं उस टोटल अमाउंट का 25% तक उसको बनाना कंपलसरी है। तो जब 25% उसने रिजर्व बनाना ही कंपलसरी है, तो किसी भी हालात में ये तो हो ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा रिडम्पशन पूंजी में से हो जाए, क्योंकि अगर उसको 100 रुपए किसी को देने हैं तो 25 तो उसने बचा लिए होंगे, क्योंकि मजबूरी है बचाना, ठीक है, तो 75 की जरूरत है, 75 के लिए वो अपनी पूंजी में से दे देगा। तो ये है सेकंड कंडीशन। थर्ड है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट क्या? कि जब कंपनी को कोई लाभ होता है, ठीक है, तो वो उस लाभ में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर साल बचा के रख लेती है, और उसको थोड़ा थोड़ा बचा के हर साल जो पैसा रखती है बचा के, तो उसके बाद जो उसका रिजर्व बन जाता है उन पैसों से, उस रिजर्व में से वह डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर देती है, ठीक है, यानी लाभ में से हर साल के लाभ में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो इकट्ठा करके रखती है, और जब रिडम्पशन करना होता है तो इस पैसे से उनका रिडम्पशन कर देती है। अब आप मानते हैं कि इसका नाम आउट ऑफ प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि ये लाभ में से है, क्योंकि देखिए लाभ में से जो लाभ बचा है, मान लीजिए 4 लाख का लाभ बचा कंपनी के पास से, ये 4 लाख लाभ का क्या होता है? शेयर होल्डर में बढ़ जाता है, स्वामियों में बढ़ जाता है। अब कंपनी क्या करेगी? इस 4 लाख में से ना 1 लाख बचा लेती है रिडम्पशन के लिए, ठीक है, तो अब बचे कितने? 3 लाख। तो अब जो स्वामी है उन्हें सिर्फ कितना लाभांश मिलेगा? उनमें कितना लाभ बटेगा? 3 लाख। तो जिन व्यक्तियों को 4 लाख रुपए मिलने वाले थे उनको अब सिर्फ 3 लाख मिल रहे, तो हो गया ना उनका लाभ कम। तो कहीं ना कहीं ये जो 1 लाख से 1-1 लाख हर साल इकट्ठा करके कंपनी जो रिडम्पशन करेगी, वो उस कहीं ना कहीं किसमें से रिडम्पशन है? वो लाभों में से, क्योंकि लाभ ही उसके कम हो रहे हैं। तो ये देखिए 3 सोर्सेज कि कंपनी को रिडम्पशन के लिए कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, कौन कौन से उसके सोर्सेज हैं। अब है गाइडलाइंस कि सेबी ने कुछ एक गाइडलाइंस क्लियर करी है जिसका पालन करना जरूरी है हर एक कंपनी के लिए। क्या है? फर्स्ट है मिनिमम 25% तक DRR बनाना जरूरी है, यानी कि कंपनी जितना भी रिडम्पशन करना चाहती है जिन डिबेंचर्स का, उसकी टोटल अमाउंट का कम से कम 25% उसको DRR बनाना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। अब बात आती है कि कौन से रिडम्पशन के अमाउंट को हम माने, किस अमाउंट का 25%? वो अमाउंट जिसका हमें रिडम्पशन करना है, ठीक है, तो ओनली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, यानी कि वो डिबेंचर्स जिनके ऊपर नॉन कन्वर्टेबल है, क्योंकि हम पढ़ के आए थे ना डिबेंचर्स वाले चैप्टर में कि डिबेंचर्स भी कई तरह के होते हैं, जिसमें एक था कन्वर्टेबल कि कुछ टाइम के बाद आप अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जिन डिबेंचर्स के ऊपर ऐसा ऑप्शन होता है कन्वर्ट करने का, उनका 25% कंपनी को DRR बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो हो सकता है भाई कन्वर्ट हो जाए, या अगर कंपनी जो है उसके ऊपर DRR नहीं बना रही है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे? वो अपने आप को शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो उनके ऊपर तो एक उनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन कहाँ नहीं है? जो डिबेंचर्स नॉन कन्वर्टेबल है। अब जो कन्वर्ट ही नहीं हो सकते वो तो पूरी तरह से कंपनी पर डिपेंड है कि भाई इनके पास पैसे होंगे तो हमारा पैसा वापस आ जाएगा। तो इसलिए उन व्यक्तियों के पैसे को बचाने के लिए क्या कहा सेबी ने कि आप 25% तक DRR बनाइए। एक तो नॉन कन्वर्टेबल,
और दूसरे होते हैं जो पार्शियल कन्वर्टेबल होते हैं। कई बार होता है ना कि कंपनी लोगों को पार्शियल करती है, इश्यू करते हैं डिबेंचर कि अगर आप इस तरह के 4 शेयर्स लेंगे तो आपको 50% तक पार्शियल कन्वर्टेबल का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास 4 डिबेंचर्स हैं तो आप 2 डिबेंचर्स को चेंज कर सकते हैं शेयर्स में, और 2 डिबेंचर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आपको डिबेंचर में ही रखना पड़ेगा। तो ये जो नॉन कन्वर्टेबल है ना, पार्शियल के 2 हिस्से होते हैं, एक कन्वर्टेबल एक नॉन कन्वर्टेबल। तो ये जो नॉन कन्वर्टेबल वाला हिस्सा है, इस अमाउंट का भी उसको रिडम्पशन के लिए रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो एक तो नॉन कन्वर्टेबल सारे के सारे, मान लीजिए 4 शेयर ऐसे थे जो नॉन, और एक 4 ऐसे थे पार्शियल, तो जिसमें से 2 ही, तो ये 4 और ये 2, इन 6 के लिए उसको DRR बनाना पड़ेगा। तो ये थी हमारी गाइडलाइंस। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पशंस, कि कुछ एक अपवाद होते हैं, कुछ एक छूट होती है, कि कुछ संस्थाओं को छूट होती है DRR बनाने की। वो कौन कौन सी है? पहले तो है बैंक, तो जो भी बैंकिंग संस्थाएं हैं उनको DRR बनाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बैंकिंग के लिए अलग से RBI जो है उनकी अलग से लिमिट तय करता है, ठीक है, जो कि SLR या CRR के रूप में होती है। जो हम यहाँ पे DRR पढ़ते हैं वहां पे वो CRR या SLR के रूप में होती है। इसी तरह से उनकी भी एक लिमिट होती है, इसलिए ये लिमिट वहां पे लागू नहीं होती, उनके ऊपर RBI की लिमिट लागू होती है। तो बैंक इससे एग्जाम्पशन है उनको। दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी वित्तीय संस्थाएं, ठीक है, तो कोई भी कंपनी जो पैसे से रिलेटेड लेन देन करती है उसके लिए भी DRR बनाना जरूरी नहीं है। दूसरा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जो कंपनियां जो हाउसिंग फाइनेंस यानी कि होम बनाने के लिए लोन वगैरह देती हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके लिए अलग से RBI की कंडीशंस है। तो आप ये मत सोचना कि इन पे पैसा इन लोगों ने, इन संस्थाओं में जिन्होंने डिबेंचर्स का पैसा लगा रखा उनको क्या मिलेगा सेफ्टी, उनके लिए RBI ने सेफ्टी सोच रखी है। तो ये थे कुछ एक कंडीशंस, कुछ एक गाइडलाइंस और कुछ एक एग्जाम्पशंस। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। अब हम देखते हैं कि रिडम्पशन की मेथड कैसे है, यानी कि उनका पैसा लौटाने का कौन कौन सा तरीका है, किन किन मेथड्स के थ्रू कंपनी उनका पैसा लौटाती है डिबेंचर्स का। तो फर्स्ट है लमसम पेमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है कि कंपनी एक साथ ही सारा पैसा लौटा देती है, एक मुश्त रूप से लमसम। जैसे हमने किसी कंपनी ने 5 लाख के डिबेंचर्स लिए थे, तो वो क्या करती है, वो कहती है कि मैं आफ्टर 5 ईयर सारा रिडम्पशन कर दूंगी, यानी कि 5 साल के बाद पूरा का पूरा 5 लाख का रिडम्पशन कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं लमसम रिडम्पशन। सेकंड मेथड होता है इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ, किस्तों में भुगतान, यानी कि इसमें क्या होता है कि हर साल कंपनी जो है ड्रॉ निकालती है, ठीक है, जिस भी ड्रॉ में आ गया, जैसे कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे 5%, 10% और 15% रेट के, तो ड्रॉ निकालती है कि ड्रॉ में निकल गया 10% के 1000 शेयर्स, तो 10% रेट वाले 1000 शेयर्स का कंपनी इस बार रिडम्पशन कर देगी, ठीक है। तो ऐसे किस्तों में चलता है, जैसे 10 साल के अंदर अंदर वो इन सबका पैसा लौटा देगी, और किसका पहले लौटा है इसके लिए एक ड्रॉ निकाला जाता है। तो ये हो गया ड्रॉ के द्वारा रिडम्पशन। थर्ड होता है परचेज ओन डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट, यानी कि अपने ही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से खुद ही परचेज करना। क्या होता है, कंपनी ने, मान लीजिए कंपनी के डिबेंचर्स है मार्केट में 5 लाख के रेट के डिबेंचर्स मार्केट में लोगों ने ले रखे हैं, ठीक है, और ये रिडम्पशन होना है 10 साल के बाद। लेकिन 5 साल के बाद कंपनी के पास अच्छा खासा लाभ है, अच्छी खासी इनकम हो रही है, तो कंपनी सोच रही है क्यों ना मैं अपने दायित्वों को कम कर लूं। जब इंसान के पास पैसा आता है तो सोचता है ना कि मैं उसका भी उतार दूं, उसका भी उतार दूं, ठीक है, उसका पैसा भी लौटा दूं, उसका भी। तो कंपनी वही चाह रही है। लेकिन डिबेंचर्स तो रिडम्पशन हो रहे हैं 10 साल के बाद, इश्यू के टाइम पर जो कंडीशन है उसको कैसे इग्नोर कर सकती है। तो कंपनी क्या करेगी, ठीक है, उनका रिडम्पशन 10 साल के बाद है, लेकिन कंपनी मार्केट में जाएगी, ठीक है, मार्केट में तो डिबेंचर्स क्या है, ट्रांसफरेबल है, कोई इसको बेच सकता है, उससे उसको कोई खरीद सकता है। तो कंपनी मार्केट में जाएगी और कंपनी जो लोग इस कंपनी के डिबेंचर्स बेचना चाहते हैं उनसे ये कंपनी ही वापस अपने डिबेंचर्स खरीदेगी, क्योंकि अभी रिडम्पशन तो कर नहीं सकती,
ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, उनका पैसा वापस, मतलब उनको पैसे देती है और अपने डिबेंचर्स वापस खरीद लेती है। ठीक है। तो ये चीज कंपनी के ऊपर कई कंडीशंस पे अप्लाई होती है। ये नहीं है कि उसके पास इनकम है इसीलिए ऐसा करेगी, फ्यूचर में उसके कुछ और प्लान भी हो सकते हैं। वो अपने डिबेंचर्स को कम करना चाह रही है या उसको लग रहा है कि मेरे को ऊपर एक इंटरेस्ट का वजन पड़ रहा है, ठीक है, हर साल मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो कई कंडीशंस होती हैं जिसपे ये कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्यों ना मैं अपने डिवेंचर्स का पैसा खुद ही ना खरीद लूँ, वापस से अपने डिवेंचर्स खुद ही खरीद लूँ। तो ये थर्ड ऑप्शन है उसके पास। नेक्स्ट है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। लास्ट वाले में क्या है कि जिसके पास डिवेंचर्स है, 5 साल के बाद रिडम्पशन होना है, 5 साल हो गया, कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो कंपनी उनको क्या देती है, कंपनी उनको ऑप्शन देती है कि पैसे तो नहीं है, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपको हम जो है एक ऑप्शन देते हैं, आप अपने डिवेंचर्स को शेयर में चेंज कर लीजिए। ठीक है। या फिर कोई अच्छी कंपनियां हैं, मान लीजिए उनके ऊपर अच्छा खासा लाभ है, लेकिन वो भी अभी पैसा लौटाना नहीं चाह रही, क्योंकि कंपनियों के अलग अलग कई उद्देश्य होते हैं। जैसे वो आगे अपने बिजनेस को फैलाना चाह रही हो, कुछ नया करना चाह रही हो, उसको पैसे की जरूरत है, लेकिन वो अभी रिडम्पशन नहीं करेगी। अगर रिडम्पशन कर देगी तो वो पैसा वहां लग जाएगा। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने डिवेंचर्स वालों को ये ऑप्शन देती है कि आप, ठीक है, 5 साल हो गए, आपके डिवेंचर्स का रिडम्पशन करने का टाइम आ गया, मानते हैं, लेकिन अगर आप इसको चाहो तो शेयर में बदल सकते हैं। तो कुछ व्यक्ति अपने डिवेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। वहां से जैसे शेयर में कन्वर्ट होंगे उनके डिवेंचर्स, तो उनको शेयर्स वाले फायदे भी, उनके शेयर्स के बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। अब इस चैप्टर में हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि लमसम पेमेंट कैसे होगी। दूसरा, जब रिडम्पशन होता है तो उसके लिए कंपनी को एक फंड बनाती है जिसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। आपका इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह सिंकिंग फंड। ठीक है, बाकी के आगे पीछे के ओन डिवेंचर्स खरीदना, कन्वर्ट करना, वो भी ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इजी से पॉइंट है। मेन है सिंकिंग फंड वाला। ठीक है, कि आप पैसा इकट्ठा कीजिए तभी तो आप उनका इंस्टॉल ड्रॉ के द्वारा या जैसे भी आपने तय किया है उनका पैसा लौटाएंगे। तो लौटाने के लिए आपके पास होना जरूरी है, इसलिए कंपनी सिंकिंग फंड बनाती है। तो ये आपका लिए इम्पोर्टेंट है। तो सिंकिंग फंड वाला सेकंड पॉइंट है। उससे पहले हम लमसम पेमेंट वाला करेंगे। हम एक दो एग्जांपल करके देखेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये वाला पॉइंट। देखिए, अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले एक निश्चित अवधि के बाद सारी अमाउंट वापस लौटा देना, हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था। इसमें हम क्या करते हैं कि कंपनी अपनी इच्छा से डिवेंचर्स का इकट्ठा भुगतान कर देती है, लेकिन उसको कुछ एक कंडीशंस का पालन करना पड़ता है, जो कि हमने पढ़ के आया था कि उसको 25% तक DRR बनाना आवश्यक है। यानी टोटल अमाउंट का जो उसको रिडम्पशन करना है उसका 25% DRR बनाना आवश्यक है। और एक दूसरा होता है डिवेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, DRI, ये होता है 15% तक उसको DRIU बनाना पड़ता है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी उन डिवेंचर्स को रिडम्पशन करना चाहती है उससे पिछले वाले 30 अप्रैल तक, ठीक है, उसके पीछे 30 अप्रैल तक उसको, जैसे मान लीजिए कंपनी 2017 31 मार्च 2017 को कंपनी इसका रिडम्पशन करना चाहती है, तो उसको 2016 की 30 अप्रैल तक, उसको 30 अप्रैल 2016 तक 15% DRR बनाना जरूरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, उसके बाद अब आ गया एक एग्जांपल इसका बताते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा कि सरस्वती लिमिटेड इशू 10,000 6% डिवेंचर। कितने थे? 10,000 6% डिवेंचर्स थे, 6% की रेट थे एट द रेट 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 1 अप्रैल 2013। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, 1 अप्रैल 2013 को कंपनी ने 10,000 डिवेंचर जिसका रेट था 100 ईच, उसको रिडम्पशन कर दिया प्रीमियम के ऊपर। कितना प्रीमियम है? 5%, उसका 5% प्रीमियम।
50,000 प्रीमियम। आगे क्या कह रहा है, और इसका रिडम्पशन होना है 31 मार्च 2018। रिडम्पशन कब होना है? 31 मार्च 2018। ठीक है, रिडम्पशन होना है। आगे क्या कह रहा था, इश्यू वाज फुली सब्सक्राइब, जितने इश्यू करे उतने सारे ही जो सब्सक्राइब हो गए। इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 50% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीमेबल टुवर्ड्स डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑन 30 अप्रैल 2017। वो क्या कह रही है कि 30 अप्रैल 2017 तक उसको अपना 15% जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डिबेंचर्स रिजर्व का। तो अभी बताया था ना कि 15% तक उसको डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है, और वो क्या होता है इसका देखिए, रिडम्पशन 31 मार्च को 2018 को, तो 2018 से पहले वाला फाइनेंशियल ईयर 2017, तो उस 2017 की 30 अप्रैल तक उसको क्या करना पड़ता है, वो 15% इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसने भी अपना 15% वहां पे इन्वेस्ट किया है 30 अप्रैल 2017 को। इन्वेस्टमेंट पर अनकैश्ड एंड डिबेंचर्स वाज रिडीमेबल ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट को जो कि क्या थी 31 मार्च को, 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट को अनकैश कर लिया गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसे ले लिए गए। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज फॉर इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को आपको एंट्री बनानी है, जनरल एंट्री इश्यू एंड रिडम्पशन की। तो सबसे पहले देखिए हमारा 1 अप्रैल 2013 को हमने क्या किया, डिबेंचर्स को इश्यू किया है, तो इश्यू की एंट्री। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट तो 6% रेट के थे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना हो गया, 10 लाख के डिबेंचर्स, 50,000 का प्रीमियम, 10,50,000। नेक्स्ट 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 6% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000। ये तो सिंपल है, बहुत बार कर चुके हैं जनरल एंट्री। नेक्स्ट है देखिए 2013 का कुछ नहीं हुआ, अब हुआ 2017 की 30 अप्रैल को। ठीक है, तो 2017 की पहले 30 अप्रैल से पहले 31 मार्च को जाएंगे, क्योंकि हमें पता है फाइनेंशियल ईयर पहले वाले फाइनेंशियल ईयर तक हमें 25% डीआरआर तो कंपलसरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो चलो बोला गया, डीआरआर भी तो कंपलसरी है, वो तो बनाना पड़ेगा। तो 2017 31 मार्च 2017 यानी कि रिडम्पशन हो रहा उससे पिछले वाले साल की लास्ट डेट को उसने क्या किया, पीएनएल में 25% अमाउंट डाल दी। ठीक है, तो जो 10 लाख था हम फेस वैल्यू लेंगे, प्रीमियम नहीं, जो फेस वैल्यू है ये वाली, इसका हमने 25% निकाल के डीआरआर बना दिया, क्योंकि वो तो जरूरी है। जो टोटल अमाउंट है रिडम्पशन उसका 25% के लिए डीआरआर बनाना जरूरी है, तो हमने डीआरआर बना दिया। तो पीएनएल से पैसे लिए, डीआरआर के 25%। अब 2017 की 30 अप्रैल को हमने डीआरआई भी बनाया, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी किया है। कितना, वही इस फेस वैल्यू का 15%। ठीक है, तो उस फेस वैल्यू का 15% 1.5 लाख हमने इन्वेस्ट भी कर दिया। अब बात आती है रिडम्पशन वाले डेट को, ड्यू डेट को। ड्यू डेट में हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो इन्वेस्ट किए थे उसको बेच दिया, तभी तो पैसे आएंगे। हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, बेच के आ गए पैसे 1.5 लाख रुपए, क्योंकि इन्वेस्ट जो किया है उसके ऊपर रेट नहीं है। अदरवाइज अगर रेट बता रखी होती कि 5% इन्वेस्टमेंट किया है 5% रेट पर, तो जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी निकालते, लेकिन यहाँ पे रेट नहीं है, तो हमने जितना इन्वेस्ट किया था उतना ही लिख दिया। नेक्स्ट है जब अमाउंट डिबेंचर्स को ड्यू करेंगे, 6% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, पूरा 10 लाख अमाउंट। अब जब उनको पैसा लौटाया जाएगा तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट करेंगे, और एंड में जो हम डीआरआर बनाते हैं उसको हम कैसे ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में, जो कि हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, आपको याद हो इश्यू ऑफ शेयर्स में जब हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाया था तो हम उसकी अमाउंट को एंड में कहाँ ट्रांसफर कर देते थे, कैपिटल रिजर्व में। उसी तरह से इस डीआरआर के अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, एंड में जनरल रिजर्व में। इस तरह से हमें अपना क्वेश्चन करना है जब लमसम पेमेंट के दे रखे हो। सेकंड में आपको जब डीआरआर की अगर डेट बता रखे डीआरआई की, तो आप उस दिन कीजिए, अदरवाइज जो फाइनेंशियल जिसमें रिडम्पशन करना है उससे पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर की
30 अप्रैल तक हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये आपका एग्जाम्पल था। अब आप एक थर्ड एग्जाम्पल देखोगे जिसमें लिख रखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू 2 लाख डिबेंचर्स एट द रेट 6%, कुछ भी मान के चल लीजिए आप, ये क्वेश्चन मान के चल लीजिए कि ये है कि 10,000 डिबेंचर 6% रेट के 100 डेज पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए, बाकी सेम कंडीशन है, तो आप इसमें क्या एंट्री करेंगे? पूरा ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं होएगा, सिर्फ पहले 2 एंट्री और लास्ट की 2 एंट्री। क्यों? क्योंकि ये बीच के ना डीआरआर बनेंगे, ना इन्वेस्टमेंट बनेगा, ना जनरल रिजर्व। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो हम पढ़ के आए थे एग्जाम्पशंस वाले जिनको छूट मिलती है इन सबसे, तो ये तो स्टेट बैंक, ये तो बैंक हो गया, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, हाउसिंग लोन इंस्टीट्यूट है, इन सबको तो ये जरूरी नहीं होता बनाना, तो इनके लिए सिर्फ वही जनरल एंट्री हो जाएंगे इश्यू की और रिडम्पशन की। तो आपको थर्ड एग्जाम्पल में इस पॉइंट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, देखिए एक फोर्थ एग्जाम्पल है जिसमें कुछ नहीं है, सेम वही कंडीशंस है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना, माफ कराई देती हूँ। देखिए आपका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में जिसमें क्या कह रखा है कि 10,000 के डिवेंचर्स हैं एट द रेट 8%, उनकी वैल्यू है 100 ईच, उनको इशू किया गया था, लेकिन कब किया गया था कोई डेट नहीं दे रखी, तो यहाँ पे हम इशू की एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि वो इशू किए हुए हैं वो डिवेंचर्स, तो जब इशू किए होंगे तब एंट्री हो चुकी होगी। इस टाइम पे हमें ना डेट बता रखी है ना ये बता रखे कि कितने साल पहले इशू किए गए थे, तो इशू की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आगे है कि ये शेयर इशू किए गए थे जिनको 31 मार्च 2018 को इनका रिडम्पशन करना है, 31 मार्च 2018 इनकी ड्यू डेट है, और एक बता रखा है क्वेश्चन में कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का एक बैलेंस है, कब? 31 मार्च 2017 के दिन डीआरआर में 1,90,000 का बैलेंस पड़ा हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारे ये कि रिडम्पशन है 2018 को, तो 2018 से पहले वाले साल 2017 की 31 मार्च तक हमने क्या बनाना पड़ता है? डीआरआर बनाना पड़ता है, कितने से? 25% से, ये हम बनाते हैं। तो देखिए इसका 10,000 का 100 ईच यानी कि 1 लाख का हमें 25% तक डीआरआर बनाना पड़ेगा, कितना? 2.5 लाख। लेकिन हम देखते हैं कि 31 मार्च को हम डीआरआर में डाल लें ये पैसा, पहले से डीआरआर में हमारे पास 1,90 मौजूद है, ठीक है, तो हमें 2.5 लाख की बजाय 2.5 लाख में से 1,90 का तो जो पहले पैसा मौजूद है वही ना यूज कर लेंगे। जैसे हमने देखा था पहले इश्यू ऑफ शेयर्स वाले में भी जो डिस्काउंट होता था या दोबारा उनको फोरफीचर के बाद री इशू किया जाता था, तो हम क्या करते थे कि जो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है या कोई और हमारे पास कैपिटल रिजर्व का पैसा है हम उसको यूज कर लेते थे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से निकालने की बजाय। तो इसमें भी क्या है कि डीआरआर में इतना पैसा डालना है, पहले से 1,90 है, तो अब हमें नया कितना डालना है? 60, क्योंकि हमें तो इस डेट में 31 मार्च 2017 को डीआरआर में 2.5 लाख का बैलेंस चाहिए, और जब डीआरआर में 1,90 का बैलेंस पहले से है और हमें 2.5 का बैलेंस चाहिए, तो हमें सिर्फ 60 ही तो डालना पड़ेगा, हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो हमें डीआरआर वाले इस क्वेश्चन में जब डीआरआर की एंट्री करेंगे तो वो कितने से करेंगे? 60,000, ठीक है। स्टेटमेंट इन सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 60,000। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था आपका इस क्वेश्चन में। सेकंड है, इसने कहा है कि जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, तो ये तो डीआरआर था। दूसरा हमें पता है कि 30 अप्रैल 2017 तक हमें डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी बनाना पड़ेगा, कितने से? 15% से, ठीक है। तो 1 लाख है, 1 लाख का 15% यानी कि 1.5 लाख, ठीक है। 1,50,000 से हमें डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी बनाना है और उसको बाहर भी इन्वेस्ट करना है, तो हम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक करके उसको बाहर इन्वेस्ट कर देंगे इस 30 अप्रैल को। जब रिडम्पशन की डेट आएगी 31 मार्च को, तब हम क्या करते हैं? उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं, पैसे हमारे पास आ जाते हैं, वही अब हम इनको सेल करेंगे। इंटरेस्ट की रेट तो पता नहीं, तो जितना पैसा सेल किया था, सॉरी जितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो सारा ही मिल जाएगा। तो हमने इन्वेस्ट किया था 1.5 लाख, लेकिन वापसी में मिले हैं हमें 104%,
इन्वेस्टमेंट का अमाउंट का 104% मिला है हमें, ठीक है, यानी कि हमने 100 रुपए इन्वेस्ट करे और वापसी में मिले हैं 104। तो इसी तरह से हमने इन्वेस्ट करे थे 1.5 लाख और मिले हैं 1.5 लाख का 104% यानी कि 1,56,000। इसका मतलब ये जो है कितना 6,000 ये हमारा ब्याज ही होगा कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे अलग से रेट नहीं थी तो हम नहीं निकाल पाए। तो लेकिन हमें अदर में यहाँ पे पता चल गया कि 1.5 लाख वाले इन्वेस्टमेंट 1,56,000 में सेल हुए हैं, तो 6,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। एक तो एंड में हम इसको प्रॉफिट में डाल देंगे, ठीक है, जहाँ पे हम DRR वाला पैसा जनरल लेजर में ट्रांसफर करते हैं उसी में उससे पहले हम 6,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, क्योंकि ये क्या है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस 6,000। एक तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा, चलो हमें ये बेचने से लाभ हुआ, लेकिन अभी इस लाभ में से कुछ एक खर्चा भी हुआ, ब्रोकेज हुई है, दलाली के पैसे लिए हैं, जिस व्यक्ति ने हमारा इन्वेस्ट किया था उसने अपनी फीस ली है, कितना, इन्वेस्टमेंट की सेल्स वैल्यू का 0.5%। तो ये जो इन्वेस्ट किया था इसकी सेल्स वैल्यू थी 1,56,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं, जो सेल्स हुआ है उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू का 0.5% यानी कि 780 रुपए उसने अपनी फीस काट ली। तो हमें तो वापसी में पैसे मिले 1,55,220। तो इन्वेस्टमेंट को जो सेल करने के बाद हमारे पास जो पैसा आया बैंक में वो आएगा 1,55,220 का। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अदरवाइज क्वेश्चन तो यही है कि 25 और 15%, 25 DRR 15 DRI बनाना है, पॉइंट तो यही है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ पॉइंट ऐड करती है। जैसे इसमें आपको ये समझना क्या, नेक्स्ट वाले में उसने आपको क्या कर रखा है, TDS दे रखा है कुछ, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया था ना, बाकी सेम वही है, इन्वेस्टमेंट किया पैसे आए, जैसे इसमें लगा लीजिए, इसमें उसने कहा है कि इन्वेस्टमेंट जो था ना वो 7% रेट पर इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, तो हमने देखिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था 1,50,000 का, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था हमने कब, 30 अप्रैल 17 को, और अब यहाँ पर आ गए 2018 31 मार्च। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे ऊपर का और जब सेल्स करके पैसे आएंगे उस साल के दौरान अगर हमें इन्वेस्टमेंट की रेट दे रखी है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम जब पैसे वापस आएंगे इन्वेस्टमेंट को, जिस रेट में हम लिखते हैं ना बैंक अकाउंट डेबिट उसे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट ये हम लिखते हैं, तो उस डेट तक अगर हमें इन्वेस्टमेंट की रेट दे रखे तो उस डेट तक का हमें ब्याज भी निकालना पड़ेगा, जो कि आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको इसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट से मैं समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए इसी अमाउंट के ऊपर अगर 7% का इन्वेस्टमेंट किया होता तो हम 7% ब्याज से लगा, मल्टीप्लाई में महीने देख लेंगे कितने मंथ हुए हैं, कब इन्वेस्ट किया है और कब सेल्स किया है, अगर सेम डेट है तो ठीक है, एनुअल चार्ज है, ठीक है, पूरा 1 साल का है, और अगर हमारे महीने ज़्यादा कम है कि 11 महीने बन रहे हैं तो 11/12, 6 महीने हैं तो 6 महीनों का निकाल लेंगे, इस तरह से ब्याज निकाल लेंगे। वो आपको इजीली आता होगा, मैथ्स में आपने 10th तक तो किया ही होगा ब्याज निकालने का, जितने महीने उतने तक का हम ब्याज निकाल लेंगे। तो ये ब्याज निकालेंगे। दूसरा, कई बार हमें दिया होता है TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कि व्यक्ति को, शेयर होल्डर को या डिबेंचर्स होल्डर को या इन्वेस्टर को जब इनकम होती है ना, जैसे उसको कंपनी में इन्वेस्ट किया वहां से उसको ब्याज मिलेगा, शेयर्स खरीदे डिविडेंड मिलेगा, तो इनको जो इनकम होती है ना वो इनकम के ऊपर भी कुछ टैक्स कटता है, ठीक है, जैसे हमें कोई इनाम मिलता है, हम ये जो कॉम्पिटिशन में ये जो कौन बनेगा करोड़पति इसमें जाते हैं, तो जिसने करोड़ रुपए जीत लिए उसको पूरे 1 करोड़ नहीं मिलते, उस जीती हुई अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट को कुछ हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि जिस सोर्स से उसने ये इनकम कमाई है उसी सोर्स का, इसी जगह से ही उस इनकम का, जो इनकम उसने कमाई है उस इनकम का उस टैक्स से डिडक्ट कर लिया जाए, तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो जैसे मान लीजिए उसने इस इन्वेस्टमेंट को करने से ब्याज कमाया था, ठीक है, मान लीजिए 6,000 का ब्याज कमाया था, और टैक्स क्या है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो TDS की रेट है वो है 10%, ठीक है, तो 6,000 का
10% गवर्नमेंट लेती है टीडीएस के तौर पे। देखिए 6000 जो उसने इंटरेस्ट कमाया उसका टीडीएस, तो 6000 का टीडीएस की रेट मान लीजिए कंपनी ने गवर्नमेंट ने 10% रखी है, तो 600 रुपए तो क्या करना पड़ेगा हमें टीडीएस का पे करना पड़ेगा। तो जब हमें वो पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, वहां पे हमें ये 600 रुपए कम मिलेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी आया है वो लिख दीजिए, ठीक है, विद इंटरेस्ट। लेकिन जैसे हमारे पास 1,56,000 आए, हम ये लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन इस बार वाले में हम क्या लिखेंगे, 1,56,000, ये छोड़ दीजिए आप, 1,56,000 में से हम ये 600 लेस कर देंगे, क्योंकि ये तो वही की वही गवर्नमेंट ने काट ली, हमें मिले थोड़ी है। तो बैंक में हमारे पास आए हैं 1,56,000 में से 600 लेस कर, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और दूसरा टीडीएस भी कटा है, तो ठीक है। और यहाँ पर 1,56,000 में से चले जाएंगे 1,55,400, तो टोटल हो गया ना डेबिट तो 1,56,000 से, लेकिन बैंक में 1,55,400 आए हैं और 600 टीडीएस में चले। टू डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और टू क्या हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इस तरह से दोनों अमाउंट्स हमारे बढ़ जाएंगे। तो पॉइंट वही है, बस आपको ध्यान रखना है, डेट का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, टीडीएस दे रखा है तो उसका भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपके फर्स्ट मेथड था, जब एक कंपनी लमसम पेमेंट करती है उस टाइम पे क्या एंट्री होगी। दूसरा आपको एक और पॉइंट बता देती हूँ इसी क्वेश्चन में। देखिए कई बार कंपनी क्या करती है, जो डीआरआर बनाती है, ठीक है, हमें पता है कि डीआरआर कितना बनेगा, 25% बनता है। लेकिन कई बार कंपनी क्या कहती है कि भाई पूरा का पूरा ना जितना भी रिडम्पशन है वो पूरा का पूरा आउट ऑफ प्रॉफिट में से करना है, ठीक है। और डीआरआर का पैसा कहाँ से जाता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहाँ से बनता है, प्रॉफिट में से, कि भाई संस्था को जितना भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के वो एक रिजर्व में डाल देते हैं ताकि आगे काम आए रिडम्पशन करने के लिए। तो ये हमें पता है कितना डलता है, 25%। लेकिन कई बार कंपनी कहती है कि पूरा का पूरा लाभ में से ही जाएगा, तो वहां पे जो हम डीआरआर बनाएंगे वो जितना डिबेंचर्स करना है ना, जैसे 2 लाख के डिबेंचर्स हम मान लीजिए, तो हम तो इसका 25% डाल देते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ क्वेश्चन में आपको कहेगा कि 100% हमें पूरा का पूरा रिडम्पशन लाभ में से करना है, तो यानी कि पूरा का पूरा 2 लाख का 100% यानी कि 2 लाख। तो अब हमें ये पूरे के पूरे 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस से ही चार्ज करने हैं। तो यहाँ पे हमें डीआरआर जो बनाएंगे वो 25% से नहीं बनेगा, वो पूरा इतने अमाउंट से बनेगा, क्योंकि इन्होंने क्या रखा है कि पूरा लाभ में से जाएगा, तो इसलिए हमें पूरा लेना पड़ेगा। कुछ कह नहीं रखा होता तब सेबी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और सेबी के अकॉर्डिंग 25% तो लाभ से लेना पड़ेगा डीआरआर बनाने के लिए। तो ये था हमारा इस तरह के पॉइंट्स। दूसरा आपको एक और चीज मिल जाएगी कि कई बार कंपनी क्या कहती है कि जो डीआरआर है, जैसे क्वेश्चन में था कि डीआरआर जो है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में जाएगा, ठीक है, और आपको डेट दी होती है। मान लीजिए किसी ने इशू किए थे 2014 में और रिडम्पशन है 2020 में, तो कंपनी डिसाइड करती है कि 2016 से डीआरआर चालू हो जाएगा, ठीक है, 2016 में जो लाभ होएगा उससे डीआरआर चालू हो जाएगा। तो देखिए डीआरआर तो टोटल रिडम्पशन अमाउंट, मान लीजिए टोटल रिडम्पशन करना 5 लाख के डिबेंचर्स का, तो 5 लाख का 25% ही बनाना, हमें बना देंगे 1,25,000। लेकिन कंपनी कहती है कि ये पूरा का पूरा पैसा किसी एक साल से मत लो। जैसे अभी तक तो हम ले रहे थे कि रिडम्पशन 20 में करना है तो 19 वाले से ले लेते थे, 2019 के 31 मार्च को हम डीआरआर में पैसा डाल देते थे। लेकिन अब कंपनी कह रही है कि किसी एक साल में ना करके इस पैसे को इक्वल बांट दो, ठीक है। जैसे उसने कहा है कि 2016 के बाद इक्वल बांट दो, 16, 17, 18, 19 और 20, 5 सालों में, ये पैसा जो है 5 सालों में लेंगे हम। टोटल अमाउंट इतनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस से, लेकिन किसी एक साल में लेने की बजाय 5 ईयर में लेंगे। वो कह रही है कि आप 2016 से चालू कर दो इस पैसे को, तो इस पूरे अमाउंट को जो डीआरआर की थी इसको 16 से चालू करेंगे तो 5 साल बन जाएंगे, 16 में जाएगा, 17 में, 18 में, 19 में और 20 में।
तो ये 5 सालों में बढ़ जाएगी 25,000। ठीक है, तो अब जो DRR की हम एंट्री करते थे वो इन 5 सालों में करनी है। वो पहले जो एक एंट्री होती थी अब वो उसको हर साल 31 मार्च 2016, 31 मार्च 17, 31 मार्च 2018 ऐसे करके एंट्री वही है DRR। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस टू DRR, लेकिन अब जाना जाएगा 25-25-25। तो इस तरह इस चीज का भी ध्यान रखना है कि DRR कब कब जा रहा है, कितनी किस्तों में जा रहा है, कितने साल में जा रहा है, इंटरेस्ट है या नहीं है। इंटरेस्ट है और TDS भी देना है तो उसका अलग से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था आपका लमसम पेमेंट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सिंकिंग फंड वाले एग्जाम्पल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। अभी तक समझा है वो तो ठीक है, ये तो आपका इतना ये भी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट सिंकिंग फंड है। यहाँ से आपको थोड़ी भी क्लियर होना चाहिए कि 25% क्या है, 15% क्या होता है, DRR क्या है, DRI क्या है। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिंकिंग फंड।